सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 14 बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। हम ये चैप्टर एनसीईआरटी से पूरा लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल्स। तो सीधे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। A living system grows, sustains and reproduces itself. The most amazing thing about a living system is that it is composed of non-living atoms and molecules. So, इसमें बोला लिविंग सिस्टम जो है वो अपने आप को ग्रो करता है, सस्टेन करता है एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग ये है कि वो नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल का बना हुआ रहता है जबकि वो खुद लिविंग होता है। The pursuit of knowledge of what goes on chemically within a living system falls in the domain of biochemistry। और ये सब जो हम लोग का नॉलेज होता है कि हम लोग के लिविंग सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। लिविंग सिस्टम फॉल्स Living systems are made up of various complex biomolecules like carbohydrates, proteins, nucleic acids, lipids, etc. Proteins and carbohydrates are essentially constituents of our food. Proteins and carbohydrates essential constituents हमारे food के। These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life processes. मतलब ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मॉलिकुलर लॉजिक लाते हैं लाइफ प्रोसेसेस में। इनसे हमारे लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts also play an important role in the functions of organisms. So मतलब इसके अलावा सिंपल मॉलिक्यूल जैसे विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स भी कुछ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के लिए। स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। तो इस यूनिट में हम लोग स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस इन बायोमॉलिक्यूल्स के हम लोग ने डिस्कस किया है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले कार्बोहाइड्रेट्स, हमारा पहला टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरीली produced by plants and form a very large group of natural occurring organic compounds। तो ये प्लांट से प्रोड्यूस होता है और बहुत बड़ा ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मतलब जो अकर होता है, मतलब जो पाया जाता है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एक्सेट्रा। मतलब केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च ये सब में होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव अ जनरल फार्मूला CxH2O whole Y and were considered as hydrates of carbon। तो इनको हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते थे क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर इसका जो फार्मूला था वो कुछ इस प्रकार का था। फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव्ड, और यहीं से नाम कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड हुआ। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 फिट्स इनटू दिस जनरल फार्मूला। तो जैसे ये जो है मॉलिकुलर फार्मूला ये भी उसमें फिट हो जाता है। कैसे फिट हो जाता है तो देखते हैं। तो C6H12O6 है, तो इसमें से C6 अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा H2 का होल 6। तो मतलब C6H12O6 को ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ऑल कंपाउंड्स विच फिट इनटू दिस फार्मूला may not be classified as carbohydrates। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सारे अगर कंपाउंड्स इस फार्मूला में फ़िट हो रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ही होंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH फिट्स इनटू दिस फार्मूला, ये इस फार्मूला में फ़िट होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो कि है C2H2 whole twice, बट इट इज़ नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। Similarly, rhamnose C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this definition। और रैमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये इस डिफिनेशन में फिट हो भी नहीं रहा, तो वाइस एंड वर्सा भी करेक्ट है। A large number of their reactions have shown that they contain specific functional groups। और लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस ये बता रहा है कि
उनमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स भी एडेड हैं. केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce such units of hydrolysis. तो इसको हम लोग डेफिनेशन पे उतना जाएंगे नहीं, लेकिन इसमें यही लिखा है कि ऑप्टिकली एक्टिव पोलीहाइड्रोक्सी मतलब इसमें अल्डिहाइड हो, अल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो, और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर हाइड्रोलिसिस पे वैसे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करें, उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड शुगर्स. कुछ कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट है उनको हम लोग शुगर कहते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुगर यूज इन अवर होम्स इज नेम्ड एज सक्रोज, वेयर एज द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क is known as lactose. Carbohydrates are also called saccharides, जिसका ग्रीक मीनिंग शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स, अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस. मतलब कि हाइड्रोलिसिस पे वो कैसा बिहेव करते हैं उस पर भी इसको क्लासिफाई किया जाता है. इसका थोड़ा ब्लर हो गया, इसका लिखावट आप अपने सामने बुक रख लीजिए ताकि मेरे साथ मैच हो पाए. दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप्स. इनको ब्रॉडली हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. क्या क्या? मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. अ कार्बोहाइड्रेट that cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called a monosaccharide. मतलब जो फर्दर मतलब ये नहीं हो पाते हैं हाइड्रोलाइज, वो सबसे सिंपलर फॉर्म में जो हैं उन्हें हम लोग मोनोसैकेराइड्स कहते हैं. अबाउट 20 मोनोसैकेराइड्स आर नोन टू अकर. हम लोग करीब 20 मोनोसैकेराइड जानते हैं नेचर में, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रिबोज एक्सेट्रा. अब है ओलिगोसैकेराइड्स. Oligosaccharides, carbohydrates that yield 2 to 10 monosaccharides units on hydrolysis are called oligosaccharides. मतलब 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जब हाइड्रोलिसिस पे दें तो जो दें उनको हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज disaccharides, trisaccharides, tetrasaccharides, etc. depending upon the number of monosaccharides they provide. तो डाई देगा 2, ट्राई देगा 3, टेट्रा देगा 4. Amongst these the most common are disaccharides. The 2 monosaccharides units obtained on hydrolysis of disaccharide may be same or may be different. तो ये जेई में पूछता है इस लाइन से बहुत क्वेश्चन. For example, 1 molecule of sucrose on hydrolysis give 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, whereas maltose gives 2 molecules of only glucose. तो सक्रोज ग्लूकोज भी देता है, फ्रक्टोज देता है 1 मॉलिक्यूल, लेकिन मल्टोज 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ही दे देता है. पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब 10 से ज़्यादा, उनको कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स. सम कॉमन एग्जांपल्स आर स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा. Polysaccharides are not sweet in taste, hence they are also called non-sugars. The carbohydrates may also be classified as either reducing or non-reducing sugars. All those carbohydrates which reduce Fehling solution and Tollens reagent are referred as reducing sugar. All monosaccharides, whether aldose, ketose, are reducing sugars. तो ये इसको reducing और नॉन reducing के बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. अब हम लोग को पढ़ना है मोनोसैकेराइड्स. Monosaccharides are further classified on the basis of number of carbon atoms and the functional group present in them. If monosaccharide contains an aldehyde group, it is known as aldose, and if it contains a keto group, it is known as ketose. Number of carbon atoms constituting the monosaccharides is also introduced in the name, as it is evident from the examples given in table 14.1. So in the table it is given that different types of monosaccharides, like if there are 3 carbon atoms and
if it will contain ketone, it will called ketotriose, and if it will contain aldehyde, it will be called aldotriose. एंड इसका जनरल टर्म क्या होता है? ट्रायोज, टेट्रोज, और इसको बीच में हम लोग लगा देते हैं, जैसे अल्डोट्रायोज, अल्डोटेट्रोज, अल्डोपेंटोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इसी में आता है ग्लूकोज। सो ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म. It is present in sweet fruits and honey. Ripe grapes also contain glucose in large amounts. It is prepared as follows. तो ग्लूकोज नेचर में फ्री पाए जाते हैं या इन कम्बाइंड फॉर्म. इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी एंड राइप ग्रेप्स में भी होते हैं. प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज अब देखना है कि कैसे प्रिपेयर होते हैं. फ्रॉम सक्रोज, केन शुगर से प्रिपेयर होता है. If sucrose is boiled with dilute HCl or H2SO4 in alcoholic solution, glucose and fructose are obtained in equal amounts. तो इसको अगर हम लोग डाइल्यूट H2O मतलब H2SO4 या HCl के प्रेजेंस में हीट करें तो सक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे देता है. फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से भी ये प्रोड्यूस होता है. Commercially, glucose is obtained by hydrolysis of starch by boiling it with dilute H2SO4 at 393 Kelvin under pressure. So starch or cellulose will give glucose at the temperature of 393 Kelvin and 2 to 3 atm of pressure. Now we will study structure of glucose, like how we will predict structure of glucose and how it has been predicted and all that, and its reactions also. So glucose is an aldohexose. ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है, मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है. एंड इज़ नोन एज डेक्सट्रोज, और उसको हम लोग डेक्सट्रोज भी कहते हैं. इट इज़ द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स, नेमली स्टार्च, cellulose. It is probably the most abundant organic compound on earth. It was assigned the structure given below on the basis of the following evidences. तो कुछ इसके evidences थे, 6 evidences थे लगभग. देखते हैं हम लोग क्या क्या थे. इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ग्लूकोज का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. सो its molecular formula was found to be C6H12O6. ये तो हम लोग को पता चला. On prolonged heating with HI, it forms N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atoms are linked in a straight chain. मतलब ये straight chain में, कोई circular chain नहीं है. इससे पता चला. Glucose reacts with hydroxylamine to form an oxime and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin. These reactions confirm the presence of carbonyl group CO in glucose. तो इसको जब हम लोग NH2OH से रिएक्ट कराएं तो ये बना, और जब इसको HCN से रिएक्ट कराएं तो साइनाइड यहाँ पे जुड़ गया. तो इससे ये कंफर्म हो रहा था. और ये क्या है? ये मार्कोनिकव रूल है. ये क्या है? ये मार्कोनिकव रूल है. हाँ, तो इससे कंफर्म ये हुआ कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. ये ग्रुप अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि कीटोन या एल्डिहाइड, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि या तो कीटोन होगा या तो एल्डिहाइड होगा. 4th में है ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं, ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर. दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप. एल्डिहाइड है तभी वो COOH में कन्वर्ट हुआ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में. अगर यहाँ पे C ऐसा होता तो इसको दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता. तो इससे पता चला कि CHO प्रेजेंट है. Acylation of glucose with acetic anhydride gives glucose pentacetate, which confirms the presence of 5 OH groups. Since it exists as a stable compound, 5 OH groups should be attached to different carbon atoms. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये भी पता चला कि इसमें 5 OH मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए हैं. नाउ नेक्स्ट इज नंबर 6. On oxidation with nitric acid, glucose as well as gluconic acid. Gluconic acid क्या?
CHO की जगह अगर हम लोग COOH लगा दें तो वो हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। बोथ यील्ड अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैकेरिक एसिड, इसको हम लोग सैकेरिक एसिड बोलते हैं। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरली अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो फिर इससे हम लोग क्या पता चल रहा था कि यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा है नीचे में सबसे, जो कि वो COOH में बदल दे रहा है, क्योंकि ग्लूकोनिक को भी बदल दे रहा है और ग्लूकोज को भी बदल दे रहा है। अब हम लोग इसके थोड़ा नेमिंग पे आते हैं और इसका स्ट्रक्चर पे, स्पेशल अरेंजमेंट पे। तो the exact spatial arrangement of different OH groups was given by Fischer after studying many other properties. Its configuration is correctly represented as 1, so gluconic acid is 2 and saccharic acid is 3. तो 1 है ग्लूकोज, 2 है ग्लूकोनिक, 3 है सैकेरिक। तो इसका स्ट्रक्चर याद करना बहुत सिंपल है, थोड़ा फ़नी भी है, लेकिन याद अब करना पड़ेगा तो इसको समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा है कि इस साइड है सारे OH, खाली थर्ड नंबर का जो कार्बन है उसका जो OH है वो इस साइड है, मतलब लेफ़्ट में है। तो इसको हम लोग याद ऐसे कर सकते हैं कि अपने राइट हैंड में किसी को भी मिडिल फिंगर शो करेंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ऐसे। बहुत ख़राब ड्राइंग है, लेकिन ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये मतलब हम लोग का हुआ सबसे छोटा फिंगर, फिर ये मिडिल फिंगर, फिर ये। तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH और ये एक हो जाएगा OH। आप लोग ऐसे बना के देखिए अपने राइट हैंड से मिडिल फिंगर, तो ये मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा कि मतलब 3 OH ये हो जाएगा, मतलब जब आपके 3 उंगली अंदर की ओर होंगे तो वो 1 2 3, और जो मिडिल फिंगर होगा वो OH इधर। सो ऐसा हम लोग याद कर सकते हैं। बहुत अजीब था, वियर्ड था, लेकिन अब क्या करें। ग्लूकोज इज़ करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ें हैं पढ़ने को। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कन्फिग्रेशन, वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे समझना है कि D कन्फिग्रेशन कर रहा है और प्लस डेक्स्ट्रो रोटेटरी nature. It should be remembered that D and L have no relation with the optical activity of the compound. They are also not related to letter D and L. The meaning of D L notations is as follows. तो इसका असली मीनिंग है क्या आखिर, तो अब देखेंगे हम लोग। The letters D or L before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound configuration of which is known. In the case of carbohydrates, this refers to the relation with particular isomer glyceraldehyde. Glyceraldehyde contains one asymmetric carbon atom and exists in 2 enantiomeric forms as shown below. सो इतना जो इसमें लिखा हुआ है इसको मैं शॉर्ट में एकदम बता दूं कि है कुछ नहीं, ये ग्लाइसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है और ये सबसे सिंपलेस्ट मतलब स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वैसे मान लिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसा कहीं भी आएगा तो D लगा देंगे, कहीं भी मतलब अगर OH राइट में हो और सबसे नीचे OH और सबसे ऊपर CHO हो तो D, और OH अगर लेफ़्ट में हो तो हो जाएगा L। और कौन सा OH का ये बात हो रहा है, वो OH जो CH2OH के जस्ट ऊपर वाला OH हो, अगर वो राइट में है तो D, और CH2OH के जस्ट ऊपर वाला OH अगर लेफ़्ट में है तो L। तो इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इस पूरे चीज़ में वही बात लिखा हुआ है। तो हम लोग सीधे इस फिगर पे आ जाते हैं। तो ग्लूकोज का नेमिंग कैसे रखा गया, तो ये पार्ट देखिए हम लोग, रुकिए। तो इसके कारण इसका नाम D था,
और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसा ही लास्ट में बन रहा है, तो इसीलिए इसका नाम है डी प्लस ग्लूकोज। जस्ट इतना सा बात था, क्लियर हो गया होगा। डी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी का बात नहीं कर रहा है, बस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। डी रिप्रेजेंट्स कॉन्फ़िगरेशन वेयर एज प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। अब हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, but the following reactions and facts could not be explained by this structure। क्या क्या फैक्ट भाई देखते हैं। Despite having the aldehyde group, glucose does not give Schiff's test and it does not form the hydrogen sulfide addition product with NaHSO3। सो ये हम लोग का एक चीज़ है कि मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है, द पेंट एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन इंडिकेटिंग द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है लेकिन वो शेशिफ्स टेस्ट नहीं दे रहा है। यहाँ पे पेंट एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये दोनों इंडिकेट क्या करते हैं कि CHO ग्रुप फ्री नहीं है हो सकता है लेकिन रिएक्शन होने के लिए फ्री नहीं है। Glucose is found to exist in two different crystalline forms which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin. So next is, the behavior could not be explained by the open chain structure for glucose. It was proposed that one of the OH groups may add the CHO group and form a cyclic hemiacetal structure. It was found that glucose forms a six-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation. This explains the absence of CHO group and also existence of glucose in two forms as shown below. सो ये रहा इसका मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ। तो ये है ग्लूकोज अपना, तो ये दो तरह का स्ट्रक्चर बना दे रहा है। एक यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब ये वाला जो OH है इसका ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा और इसमें भी वही होगा, लेकिन अगर OH लेफ्ट में हुआ तो बीटा और OH अगर राइट में हुआ तो अल्फ़ा। कौन सा OH, ये वाला OH जो जो फर्स्ट कार्बन का OH है। नेक्स्ट, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कन्फिग्रेशन। जो सिर्फ ये कन्फिग्रेशन में ही डिफ़र कर रहा है, ये ना ही फार्मूला में डिफ़र कर रहा है, ना ही दोनों को दूसरा ग्लूकोज बोलेंगे, दोनों ग्लूकोज ही है, खाली कन्फिग्रेशन में डिफरेंट है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1, मतलब जो पहला कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। हाँ, C1 को एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं। द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं C1 कार्बन। सच आइसोमर्स डैट इज़ अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। और इन दोनों पेयर को क्या बोल रहे थे, जो पीछे थे उनको एनोमर्स बोल रहे थे। द सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पैरानोज स्ट्रक्चर, अल्फ़ा और बीटा इन एनालॉजी विथ पायरन। पायरन क्या है, पायरन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स। इसको कहते हैं, ये है पायरन। The cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure as given below। और ये more correctly कौन ये कर रहा था, Haworth structure। तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, देख लेंगे, ये रहा एक स्ट्रक्चर और ये रहा एक स्ट्रक्चर।
दोनों में डिफरेंट कहाँ आ रहा है, इस पहला कार्बन पे, ये पहला कार्बन और ये पहला कार्बन, इसमें OH ऊपर तो बीटा, OH नीचे तो अल्फ़ा। और ये ऊपर नीचे देखना छोड़ दीजिए, हम लोग को सिर्फ इतना देखना है, ये O के साथ ये OH अगर अलाइंड है तो अल्फ़ा, लेकिन अगर O इस साइड है और ये OH इस साइड है तो बीटा, मतलब O और OH का डायरेक्शन अलग है तो बीटा, सेम है तो अल्फ़ा। अब उसको नेक्स्ट पेज में हम लोग इसमें चेक करते हैं। तो इसमें O कहाँ इसका O का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, और इसमें OH कहाँ है, नीचे, तो अल्फ़ा। और इसमें नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा 3D में स्ट्रक्चर है, इसका एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है घूम के आ रहा है। तो O यहाँ पे है नीचे और इसका OH भी है नीचे, तो ये अल्फ़ा, और इसमें वैसे ही है तो इसमें बीटा। नेक्स्ट इज फ्रक्टोज। Fructose is an important ketohexose. It is obtained along with glucose by the hydrolysis on disaccharide sucrose. मतलब फ्रक्टोज भी एक इम्पॉर्टेंट कीटोहेक्सोज होता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड अलॉन्ग ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड सक्रोज. It is a natural monosaccharide found in fruits, honey, vegetable in its pure form and used as sweetener. It is also important ketohexose. तो ये कीटोहेक्सोज होता है इसलिए क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, कीटोन ग्रुप होता है. सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है. स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज देखते हैं. Fructose also has the molecular formula C6H12O6, same molecular formula as glucose, and on the basis of its reactions, it was found to contain a ketonic functional group at carbon number 2 and 6 carbons in straight chain. As in the case of glucose, it belongs to D series and is lever rotatory compound. It is appropriately written as D minus fructose. Its open chain structure is as shown. Next is it also exists in two cyclic form, which are obtained by the addition of OH at C5 to second carbon CO group. The ring thus formed is a 5-membered ring and is named as furanose. विथ एनालॉजी, जैसे वहाँ पे पायरान था तो वहाँ पे पायरान एक ग्रुप था, यहाँ पे फ्यूरान एक ग्रुप है. टू कंपाउंड फ्यूरान. फ्यूरान क्या है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन. फ्यूरान इज अ 5-membered साइक्लिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एंड 4 कार्बन एटम. तो यहाँ पे दिया है जैसे स्ट्रक्चर वही, अगर सेम में है मतलब OH और O इस साइड है, सेकेंड कार्बन का यहाँ पे O देखना है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन का O देखना है, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O अटैच था. तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा. और ये ऑक्सीजन जुड़ किससे रहा है, सेकेंड कार्बन से, फर्स्ट कार्बन से नहीं, याद रखना.